संकल्प एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का अध्याय पहला। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, इसमें राशिदा है जो अपना पहला प्रश्न एक अखबार पढ़ रही है और इसमें प्रश्न उठाती है उसकी कि जो कोई 100 साल पहले कोई भी चीज़ को है जो कैसे जान सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कि किस प्रकार से कैसे पता लगाते हैं कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ होगा या फिर कल क्या हुआ होगा। जैसे जनरली हमें कल क्या हुआ इसके बारे में हम क्या करते हैं, रेडियो पढ़ सुन सकते हैं, फिर टेलीविजन देखकर हम पता लगा लेते हैं कल क्या हुआ होगा। लेकिन आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले, ठीक है, क्या होगा इसके लिए क्या करनी होती है, हमें पुरानी पुस्तकें पढ़नी होती है या फिर स्रोतों को जानना होता है। ज़्यादातर हमें ये इतिहासकारों के द्वारा इतिहासकारों की पुस्तकें पढ़ने से मिलता है और अतीत के बारे में हमें जानकारी इसी से मिलती है। तो हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, शिकारी किस तरह के हुआ करते थे, पशुपालक किस तरह के हुआ करते थे, कृषकों की भूमिका क्या थी और किस प्रकार से वो रहते थे, शासक क्या करते थे और किस तरह से अपना शासन चलाते थे। ठीक है, व्यापारियों का जीवन कैसा था, पुरोहितों का जीवन कैसा था, शिल्पकारों का जीवन किस प्रकार का था, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से हमें किस तरह के खेल खेला करते थे लोग, या फिर कहानियां किस तरह के सुनाया करते थे और नाटक किस तरह का दिखा जाता था, या फिर गीत किस प्रकार के या फिर कौन कौन से गीत गाए जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारियां हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले कि लोग कहाँ रहते थे, तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि आप नर्मदा नदी का पता लगाइए। तो नर्मदा नदी के पास क्या था, यहाँ पर कुछ आरंभिक लोग मिले हैं, कुछ आरंभिक लोगों के होने के हमें साक्ष्य मिलते हैं, कुछ सबूत मिलते हैं कि यहाँ पर आरंभिक लोग रहा करते होंगे, जो कि क्या थे, कुछ कुशल संग्राहक हुआ करते थे। उनके पास विशाल संपदा जो जंगलों की हुआ करती थी इससे परिचित थे। ठीक है, और ये अपने भोजन के लिए फलों और जड़ों और जंगलों के अन्य उत्पादन से संग्रहण किया करते थे। तो ये क्या थे, कुशल संग्राहक भी हुआ करते थे और साथ साथ ये जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, जानवरों का शिकार भी क्या करते थे। तो ये नर्मदा सागर के ये एमपी से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, यहाँ से निकल के अरब सागर के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसी के आसपास प्रारंभिक लोग बसे होंगे जो कि एक कुशल संग्राहक है जंगलों के पदार्थों का, और साथ ही क्या करते हैं, आखेट यानी कि शिकार भी करते हैं। ये नर्मदा नदी के पास रहा करते थे। नदी के पास क्या होता है, पानी। ये पानी रहा करते, पानी के पास रहा करते थे और पानी पीने के लिए जंगली जानवर आया करते थे और ये जंगली जानवरों का आसानी से शिकार कर लिया करते थे। ठीक है, तो और आगे देखते हैं हमें क्या है। तो आगे इसमें कहा गया है हमें कि आप सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाइए। ठीक है, ऐसे स्थानों का पता लगाइए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का। ठीक है, हम मैप में इसका पता लगाएंगे। इससे पहले देख लेते हैं हुआ क्या था। तो 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने यहाँ पर गेहूं की फसल उगाई थी पहले। ठीक, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे ये बकरी और गाय बैल भी पाला करते थे। ठीक है, इन पशुओं को भी इन्होंने पालतू बनाया। ठीक है, और साथ में भी कहा गया है कि आप गारो और मध्य भारत की विंध्याचल पहाड़ियों के बारे में पता लगाइए। यहाँ पर क्या हुआ, विंध्या पहाड़ी और गारो के पास यहाँ पर कृषि का विकास हुआ, जहाँ पर सबसे पहले क्या उगाया हुआ, संभवतः चावल उगाया गया, इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ये मैप में देखते हैं दोनों चीजें कहाँ हैं। सबसे पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया था, सबसे पहले चावलों के हमें साक्ष्य मिलते हैं और साथ में साथ यहाँ पर पशुपालन भी किया गया। ठीक है, पशुपालन क्या किया गया, पशुपालन जो है, तो ये आदि देखते हैं मैप में। यह है किरथर की पहाड़ियां इस तरफ और इस तरफ, जो कि आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ के लोग क्या करते थे, पशुपालन में इन्होंने क्या किया, जो है ये बकरी और भेड़ को पालना शुरू किया था। साथ में ये गाय और बैल भी पाला करते थे, गाय और बैल का भी पालना शुरू किया गया। और साथ में कहा गया था गारो और विंध्याचल की पहाड़ियों का पता लगाइए। तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ कहाँ है, हमारे नर्मदा नदी के पास में। ठीक है, और गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आरंभिक खेती स्टार्ट की हुई है, जहाँ पर इन्होंने चावल उगाए। ठीक है, यहाँ पर चावल उगाने के हमें सबूत मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो सिंधु और सहायक नदियों के पास क्या हुआ होगा, यहाँ पर सहायक नदियां हैं, इसके पास जो सिंधु की सहायक नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पर 4700 ईसा वर्ष पूर्व से कुछ किनारे कुछ आरंभिक नगर बसाए गए। ठीक है, और साथ ही साथ गंगा नदी के आसपास के कुछ क्षेत्र जो थे, यहाँ पर भी कुछ नगर वाले इलाके विकसित हुए होंगे। ये 2500 वर्ष पहले हुए होंगे। ठीक है, और चलो आइए पहले देख लेते हैं गंगा की स्थिति और सिंधु की स्थिति। देखिए, ये सिंधु नदी है जो कि हिमालय से निकल के अरब सागर में मिलती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये देखते हैं इसमें, ये इसकी सहायक नदियां है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, ये हमारे पंजाब प्रांत में जाती है। पंजाब जो कि आधा बंटवारे के समय आधा पाकिस्तान में चला गया और आधा भारत के पास में। ठीक है, तो ये पंजाब में ये नदियां बहती हैं साधारणतः। ठीक है, इसके बाद
ये देखते हैं इन नदियों के पास में जो है 4700 ईसा वर्ष पूर्व एक सभ्यता विकसित होती है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से आगे पढ़ते हैं। और ये गंगा नदी देखते हैं। जो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, ये गंगा नदी है। ठीक है, ये हिमालय से निकल के ये भी बंगाल की खाड़ी में आके मिल रही है। ठीक है, तो इसके कुछ सहायक नदियां जैसे सोन, यमुना। ठीक है, तो ये नदियां जो है इसके आसपास एक शहर, इसके आसपास भी कुछ आरंभिक नगर विकसित होते हैं 2500 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, और हम इस पे आगे देखेंगे कि जो गंगा नदी के क्षेत्र वाला ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर में मगध क्षेत्र विकसित होगा। ठीक है, जो एक बड़ा साम्राज्य के रूप में विकसित होकर निकलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे सोन नदी का पता लगाना, जैसे हमने भी सोन नदी देखा, यहाँ पर हमने मगध एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो लोग क्या करते थे, एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप तक की यात्रा करते हैं। महाद्वीप उसे कहते हैं जो पानी के चारों तरफ से घिरा होता है। बड़े से भूमि का बड़े से बड़ा भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो, वो एक महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और भारत एक उपमहाद्वीप है, यानी कि जो धरती का बड़ा से बड़ा भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा, उसे हम जो है महाद्वीप कहते हैं। लेकिन उपमहाद्वीप यानी कि जो चारों ओर पानी से तो घिरा हो लेकिन छोटा हो। ठीक है, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्राएं क्या करते थे, इसके बीच में लोग किस तरह की चुनौती मिलती थी। जैसे कभी हिमालय जैसे पहाड़, पर्वत, पहाड़ियां या फिर रेगिस्तान और नदियां जैसे समुद्र, बड़े बड़े समुद्र जैसे भी इनको मिलते थे। ठीक है, जो कि जोखिम भरी यात्राएं हुआ करती थी, अक्सर जोखिम भरी यात्राएं हुआ करती थी। फिर भी लोग काम की तलाश में प्रकृति आपदाओं के कारण एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। और कभी कभी तो सेनाएं भी एक जगह से दूसरी जगह मार्च करती थी, यानी कि विजय प्राप्त करने के लिए या फिर क्षेत्र की प्राप्ति के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए भी सेनाएं एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया करती थी। ठीक है, और व्यापारी भी अपने बड़े काफिले के साथ, जहाजों के साथ एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे। क्यों? मूल्यवान वस्तुओं को लेकर। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे, तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापारी व्यापार करने के लिए यात्रा करते हैं, और ये आज भी जारी है। ठीक है, और धार्मिक गुरु क्या करते थे, धार्मिक शिक्षा के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे या फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भी आया जाया करते थे और अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। ठीक है, कुछ लोग केवल उत्सुकतावश यात्रा क्या करते थे, जो कि उनका मकसद होता था केवल जानने के लिए ही और रोचक नए नए स्थानों को देखने के लिए यात्राएं क्या करते थे, और एक दूसरे के विचारों को जानना भी इनका एक अवसर मिल जाता था। इनका एक मकसद ये भी होता था कि हम दूसरे के विचारों को जान सके। ठीक, तो हाँ, इसमें देखते हैं कि जो यात्रा करते थे तो इनके बीच में पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप और प्रकृति सीमा, ये सारी कैसे प्राकृतिक सीमाएं होती हैं जो प्रकृति द्वारा निर्माण होती है। जैसे कि पहाड़, पर्वत और समुद्र, ये सब क्या होते थे, इन प्राकृतिक सीमाएं हैं, ये इनके बीच में आती थी जो यात्राएं करते थे, और ये बहुत कठिनाई द्वारा यात्राएं की जाती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं की। इससे क्या हुआ, जो हमारी संस्कृति परंपराएं हैं ये समृद्ध होती है। ठीक है, हमें नई चीजें सीखने को मिलती है। कई सौ वर्ष में लोग पत्थर तराशना सीख गए, नए संगीत रचना सीखते हैं, यहाँ तक कि भोजन बनाने की नई नई विधियां भी सीखने को मिलती है। ठीक है, लोग नए नए विचार जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जो कि लोग अपनाते भी हैं और अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं, जिनके समृद्धि में बनाने में सहायक होती है। ठीक है, अपने देश का नाम, यानी कि अब देश का नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम अब सोचते होंगे भारत कैसे पड़ा या फिर इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, तो हम इसमें इसका जानेंगे। ठीक है, देखिए जो इंडिया शब्द आप देखते हैं इंडस से बना है। ठीक है, जो कि सिंधु, इसका संस्कृत में मतलब होता है सिंधु। ठीक है, तो संस्कृत में इसका मतलब होता है सिंधु, जो कि हिंदी में भी इसका ही मतलब होगा। ठीक है, तो ये जो लोग थे जिन्होंने लगभग 2500 ईसा मतलब वर्ष पूर्व 2500 ईसा वर्ष पूर्व जो है पश्चिम उत्तर से की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदस या फिर हिंदुस और इंदुस कहा। यानी जो यूनान से आए थे उन्होंने जो है हिंदस, सिंधु को हिंदुस कहा, यानी कि इनकी भाषा में श को ह कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने स से श को नहीं बोला, सिंधु को हिंदुस बोला, और यूनानियों ने सिंधु को इंदुस बोला। ठीक है, जो आगे चल के हिंदुस से हिंदुस्तान, हिंदुस और इंदुस से इंडिया बना। ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। और भारत, और इसके आगे हमें जो भारत का नाम मिलता है, भारत नाम का प्रयोग एक उत्तर पश्चिम में रहने वाले ऐसे समूह के लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, जो कि जो सिंधु नदी के उत्तर पूर्व वाले पूर्वी क्षेत्रों में रहा करते थे। ठीक है, तो इन जो इसकी संस्कृति थी, जो इसका संस्कृत की आरंभिक लेखों में इसको वर्णन मिलता है, जो कि सब महत्वपूर्ण है ऋग्वेद के अंदर। इसका जो ये कबीलाई क्षेत्र था, इनके बारे में मिलता है, जो कि भरत नाम का लोग रहा करते थे। ठीक है, जो भरत थे इसके बारे में हमें कुछ कहानियों में मिलता है। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं और कहानियां उनमें मिलता है। ठीक है, हम अतीत के बारे में किस प्रकार से जान सकते हैं, तो हम अतीत के बारे में जानने का जो तरीका था, सबसे आसान तरीका है वो हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना। यानी कि जो पुरानी पुस्तकें हैं आप उसे पढ़कर अतीत के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये पुस्तकें बहुत जो होती हैं वो हमें समझ आने वाली आसानी से नहीं होती। देखिए कुछ इस तरह की अतीत की पुस्तकें
होती है, ये हम हमारे बस की पढ़ने की बात नहीं होती है। तो जो लिखी की पुस्तकें आमतौर पर हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है, ये हाथ से लिखी पुस्तकें होती हैं, इसीलिए इन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि का मतलब होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है हाथ से लिखना। मेन्यू का मतलब होता है हाथ से लिखना, ठीक है। और ये पांडुलिपियां जो सामान्य तौर पर ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ों की छाल से बनी होती थी। विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब इसकी कुछ अपनी सीमाएं भी हुआ करती थी, जैसे ये इतने वर्ष तक नहीं रह सकती क्योंकि इसमें कीड़े लग जाते थे, ठीक है। जो पेड़ों की छाल होती थी इस पर लिखे जाते थे, जो भुज पेड़ की छाल होती थी उस पर लिखे जाते थे, लेकिन इससे क्या होता था, इन पर कीड़े खाया करते थे, इसलिए बहुत सारी जो है वो नष्ट हो चुकी है, बहुत सारी पांडुलिपियां नष्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ पांडुलिपियां हमें मिलती हैं। ये प्राय पांडुलिपियां जो है हमें मंदिरों या फिर विहारों में मिलती है, ठीक है। जो मंदिर होते हैं, ठीक है, या तो इनमें रखी गई है या फिर विहार, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे हम जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर समझेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म के से संबंधित है। तो इन पांडुलिपि में क्या लिखा होता था? इन पांडुलिपि में जो होता था, मान्यताओं, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियां और विज्ञान के बारे में लिखा रहता था, ठीक है। ये पुस्तकें आमतौर पर धार्मिक हुआ करती थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ ऐसे काव्य भी और नाटक भी मिले हैं जिसमें जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है, जबकि प्राकृतिक और तमिल में भी है। प्राकृतिक जो भाषा थी ये आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। तमिल और संस्कृत जो भाषा थी ये साहित्य की भाषा थी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें जो कुछ अभिलेख हैं वो जो प्राकृतिक में भी लिखे मिलते हैं, ठीक है, जो कि आम लोगों के लिए लिखे गए होंगे, ठीक है। तो अभी अभिलेख क्या होते हैं? जो हम ठोस पत्थरों पर, ठीक है, जो ठोस पत्थर होते हैं उन पर लिखे गए लेख जो होते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। जैसे इस तरह प्रकार का ये लेख लिखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी शासक अपने आदेशों को भी इसमें लिखवाया करते थे। जो शासक आदेश देते थे वो अपने अभिलेखों में लिखवा दिया करते थे ताकि आम जनता भी इसे आसानी से पढ़ सके। इसमें ज्यादातर क्या होता था, राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष के करने वाले कार्यों का उत्तरण करवाए जाते थे, ठीक है। ज्यादातर इसमें शासक अपनी लड़ाइयों के बारे में लिखते थे, ठीक है, कौन सा युद्ध कब जीता गया, फिर कौन सा आदेश जनता के लिए दिया गया है, ताकि जनता उसे आसानी से पालन करवा सके या फिर लंबे समय तक वो वहां पर लगा रहे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रयोग में लाई जाने वाली कुछ वस्तुएं भी होती थी। इसके अतिरिक्त में कुछ अन्य वस्तुएं जो अतीत में प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है। इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुरानी वस्तुओं का, अतीत में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे किस प्रकार की वस्तुएं होंगी वो वस्तुएं जो होती हैं, पुरातात्विक पत्थर, ईंटों से बनी इमारतें के अवशेष जो होते हैं, कुछ पुराने चित्र मिलते हैं हमें, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आप म्यूजियम में जाएं तो म्यूजियम में सारी चीजें रखी हुई होती हैं। देखिए कुछ का चित्र भी दिया गया, जैसे ये अतीत में यूज किया जाने वाला मटका है, ठीक है, और ये कुछ मोहरे हैं जिसके हम अतीत में प्रयोग में लाते थे, ठीक है। तो सिक्कों से प्राप्त चला करते थे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे आने वाली कक्षाओं की वीडियो में जानकारी मिलेंगे, ठीक है। कुछ वस्तुएं पकी ईंटें, कुछ अन्य धातु से बनी होती है, ठीक है। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं? पुरातत्वविद जो है जानवरों, चिड़ियों, मछलियों और की हड्डियां ढूंढते हैं। इनसे ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ठीक है। वनस्पति के अवशेष भी बहुत मुश्किल ही बच पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वनस्पति होती है वो बायोडिजाइरेबल होती है, यानी कि वो जो हमारे पर्यावरण के लिए है अंदर वो मिल जाती है, ठीक है। जैसे आपके फूल जो पत्तियां होती हैं इनसे हम खाद बना लेते हैं, तो इस तरह से जो वनस्पतियों के अवशेष रहे होंगे वो खाद बन चुके होंगे, वो अब नहीं मिल पाते, ठीक है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े और जले हुए मिलते हैं, ठीक है, जो जले हुए वो बचे हुए हैं वो पुरातत्वविद को मिलते हैं, ठीक है। उसका उल्लेख करके वो जानकारी हमें देते हैं। इसके देखिए पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी चीज हमें प्राप्त होती है, जैसे अभिलेख, पांडुलिपियां या फिर पुरातत्व की जानकारियों के कुछ मटके, जैसे मोहरे, सिक्के प्राप्त होते हैं, सब क्या है, एक शब्द, सबके लिए एक शब्द जो प्रयोग में लाया जाता है वो है स्रोत शब्द, यानी कि हमें कहाँ से इनकी जानकारियां मिल रही है। तो जो इन सबको पढ़ते हैं या फिर इन सब के बारे में व्याख्या करते हैं वो उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं, जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। स्रोतों से प्राप्त होने वाले अतीत की जानकारियों को पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है और इसमें सहायता करते हैं हमारे इतिहासकार, जो कि उसके बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। तो आइए अतीत जो होते हैं वो अतीत के एक है या फिर अनेक, ठीक है। जैसे कि हमने बताया गया है, जैसे कि जो बुक है, ठीक है, इसमें अतीत शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि बहुवचन, ठीक है। हमारे अतीत का प्रयोग हुआ यानी कि इसमें बहुवचन का प्रयोग मिलता है हमें, ठीक है। अतीत जो है केवल एक दृष्टि से नहीं हो सकता, एक नजरिए से नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अलग अलग मायने होते हैं अतीत के। उदाहरण के लिए जैसे पशुपालक और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था, व्यापारियों का जीवन शिल्पियों के जीवन से भिन्न रहा होगा, ठीक है, और आमतौर पर होता भी है, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीति रिवाज का पालन किया जाता था, ठीक है। आज भी ऐसा ही होता है। जैसे आज भी अंडमान के द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर और शिकार करके करते हैं, ठीक है। हर क्षेत्र का भोजन और रहन सहन अलग अलग होता है, तो सबके लिए इतिहास भी अपना अलग अलग होता है, ठीक है। हालांकि इनके जो इस वाले क्षेत्र के अंदर शासक हुआ करते थे, उन्होंने अपने विजय का जो है, यानी कि जो भी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी उसके बारे में लेखा जोखा रखा। इसी कारण हमें यहाँ पर इनके बारे में कुछ जानने को मिलता है। जबकि शिकारियों के बारे में या फिर मछुआरे जो आम जीवन के लोग रहते थे, ठीक है, आम आदमी जो हुआ करते थे, उनके बारे में कोई लेखा जोखा नहीं है। राजा आमतौर पर अभिलेख वगैरह लिखवा दिया करते थे, जो कोई भी वो युद्ध लड़ते थे, ठीक है, जो भी जीतते थे उसमें अपनी लड़ाइयां वगैरह लिखवा दिया करते थे। लेकिन आम जनजीवन के जो लोग होते थे वो ऐसा करवाने में सहायक नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत कुछ हमें विशेष नहीं मिल पाता है, ठीक है। आम लोग किस तरह से रहते थे या फिर किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। अगर हम तिथि के बारे में देखें
हम अगर तिथियों के बारे में जानना चाहें, मतलब तिथियों का मतलब क्या होता है इतिहास के अंदर, तो तिथियों के जो माना जाता है वो माना जाता है ईसा के जन्म से। ठीक है, हम ईसा के जन्म से एडी जो ईसा के जन्म से मानते हैं, यानी कि जिस दिन से ईसा का जन्म हुआ है उस दिन से एक ग्रेगोरियन पोप ग्रेगोरियन हुआ करते थे, उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया जिसे हम आज भी प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, यानी कि आज अगर 2020 चल रहा है, आज अगर 2020 चल रहा है तो 2000 जो ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अगर जब 2020 से पहले, यानी कि जिस वर्ष ईसा का जन्म हुआ उससे पहले का इतिहास और उसके बाद का इतिहास, यानी कि जब ईसा के जन्म से पहले का जो हम लिखते हैं वो उसको हम लिखते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में से ईसा पूर्व लिखा मिलता है, यानी कि ईसा के पूर्व से इतने समय पहले ये कोई घटना घटी होगी। और जो ईसा के जन्म के बाद वाली सारी घटनाएं उसे हम एडी कहते हैं, एनो डायमनी। ठीक है, यानी कि ईसा के जन्म से ईसा के भगवान यीशु हैं, इनके जन्म के इतने साल बाद, यानी कि आज हम 2020 में जी रहे हैं। ईसा मसीह के जो जन्म के 2020 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कुछ अन्य जो स्रोत हमें मिलते हैं, जैसे कि कुछ अज्ञात लिपियों में लिखी जाती है, जो उस वक्त की लिपियां भी रही होंगी, जो अतीत में जो कुछ लिपियां यूज की जाती हैं वो अज्ञात लिपि होती हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें कुछ पढ़ पाए और कुछ के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली। जैसे हड़प्पा की लिपि है जो आज तक नहीं पढ़ी गई है, लेकिन जो ये हम इसमें देख रहे हैं यह रोम में हमें मिली है, रोम की गुफा के अंदर ही मिली है। इसके अंदर राजा और रानियों का नाम लिखा गया है। ठीक है, ये लिपि जो है ये आमतौर पर ऐसे लोग जो है चित्रों का प्रयोग करके लिपियों का यूज किया करते थे। जैसे कि लॉयन के लिए उन्होंने एल लिख रखा है, शेर के लिए एल लिख रहे हैं। ठीक है, और इसके और जैसे कि ये वाला जो चित्र बनाया गया है इसके लिए वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको पढ़ने में जो वैज्ञानिकों ने, जो इतिहासकार है, उन्होंने सफलता पाई है। ठीक है, जो ये लिखने का तरीके को हम इसे कारतूस कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम